सेबी ने सितंबर 2021 में सिल्वर बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज को इजाजत दे दी। इसके बाद 3 फंड हाउसेस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया तथा आदित्य बिरला सन लाइफ ने सिल्वर ईटीएफ तथा फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की है। इस वीडियो में हम सिल्वर की इन्वेस्टेबिलिटी की जांच करेंगे और देखेंगे कि सिल्वर के विभिन्न प्रकार के उपयोग क्या हैं, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिल्वर का परफॉर्मेंस कैसा था, सिल्वर ईटीएफ तथा फंड ऑफ फंड्स किस प्रकार स्ट्रक्चर किए जाते हैं और आखिर में क्या सिल्वर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सिल्वर को एक बेशकीमती धातु यानी प्रेशियस मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है। सिल्वर की डिमांड का 50% से अधिक इंडस्ट्रियल है। इसका अधिक से अधिक यूज हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, एनर्जी जनरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन आदि में किया जा रहा है। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले व्हीकल की तुलना में डबल मात्रा में सिल्वर का उपयोग करते हैं। इसलिए ईवी में ग्रोथ के अनुरूप ऑटोमोबाइल उद्योग में सिल्वर के लिए ग्लोबल डिमांड अगले 5 सालों में लगभग 22% सालाना बढ़ने का अनुमान है। सिल्वर की बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इसकी हाई रिफ्लेक्टिव शक्ति इसे सोलर पैनल्स में महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट भी बनाती है। भारत तथा दुनिया भर के कई देशों द्वारा अपनी ग्रीन एनर्जी की पहल में तेजी लाए जाने के कारण सिल्वर की डिमांड इन क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। रीयूजेबल रॉकेट, जिसका उपयोग प्राइवेट स्पेस ट्रैवल तथा लो अर्थ सैटेलाइट के लिए किया जा सकता है, भी एक अन्य क्षेत्र है जिसमें सिल्वर की काफी मांग है। सच्चाई यह है कि गोल्ड के विपरीत माइनिंग की जाने वाली सिल्वर का अधिकांश हिस्सा रियल वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है, जो भविष्य में सिल्वर के डिमांड को और भी बढ़ा सकता है। सिल्वर की प्राइस तथा डिमांड को निर्धारित करने वाला पहला ड्राइविंग फैक्टर इंडस्ट्रियल आउटपुट है। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि 50% से अधिक सिल्वर का उपयोग इंडस्ट्रियल यूसेज में होता है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती जाती है, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ती है और इसलिए सिल्वर की प्राइस भी बढ़ती है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक ट्रेंड इंडिकेटर है जेपी मॉर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो मैन्युफैक्चरिंग में पीरियोडिक एक्सपेंस या कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। सिल्वर की प्राइस का दूसरा ड्राइविंग फैक्टर है इकोनॉमिक आउटलुक, और गोल्ड की तरह ही भविष्य के अनिश्चित दिखने पर सिल्वर की डिमांड और प्राइस में बढ़ोतरी होने लगती है। तीसरा ड्राइवर है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। जब इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है, सिल्वर की प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है। अब इन फैक्टर्स के अतिरिक्त सिल्वर की प्राइस सप्लाई पर भी निर्भर करती है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को इसके इन्वेंट्री लेवल तथा सिल्वर की माइनिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को समझने की जरूरत होती है। अब अगर पिछले 3 सालों को प्रूफ माना जाए तो सिल्वर के लिए वर्तमान मांग एक बड़े मार्जिन से सिल्वर की सप्लाई की तुलना में अधिक है, जो इस चमकदार मेटल की वैल्यू को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। पिछले 25 वर्षों में सिल्वर के वैल्यू ने सब कुछ देखा है। सिल्वर प्राइसेस ने लगभग 1 दशक तक बेजान स्थिरता का दौर देखा, जिसके बाद 6 साल के पीरियड में बहुत अधिक तेजी देखी गई, जब इसकी प्राइस में 600% की वृद्धि हुई, और फिर गिरावट का दौर पूरे 1 डेकेड तक चला, जब सिल्वर की प्राइस में लगभग 60% की गिरावट आई। तो इसलिए फेज 1 में 0%, प्लस फेज 2 में 600% और फेज 3 में -60%। अब इस वॉलेटाइल कोर्स को देखते हुए रिटर्न्स को समझना भी टाइम का ही एक फंक्शन है। उदाहरण के लिए, सिल्वर ने पिछले 5 वर्षों में 11.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, पर जब हम पिछले 10 वर्षों में इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसने महज 1.9% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया, जो कि गंभीर रूप से खराब परफॉर्मेंस है। इसलिए ऐतिहासिक रूप से सिल्वर का परफॉर्मेंस सचमुच आपके द्वारा चुने गए टाइम होराइजन पर निर्भर करता है, जो ये भी संकेत देता है कि अगर आप ये जानते हैं कि इसे कैसे ठीक से खेला जाए, तो सिल्वर एक टैक्टिकल बेट भी हो सकता है। सिल्वर को आमतौर पर गोल्ड की सिस्टर मेटल के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह उतना वैल्यूएबल नहीं है और मांग के लिहाज से हर जगह पॉपुलर नहीं है।
पर इसका यह मतलब नहीं कि सिल्वर का कोई मेरिट या यूज नहीं है। आइए कुछ की फैक्टर्स समझते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़ी हुई है और इसका बड़ा हिस्सा हेवी इंडस्ट्री तथा हाई टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है। यह सिल्वर को गोल्ड की तुलना में आर्थिक बदलावों के प्रति अधिक सेंसिटिव बना देता है, जिसके ज्वेलरी तथा एक इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त सीमित उपयोग है। इसलिए जब कोई इकोनॉमी तेजी पकड़ती है तो सिल्वर में अधिक तेजी आती है, जैसे कि मई 2020 और 2021 के बीच हुआ था, जब सिल्वर की कीमत 70% तक उछल गई थी, जबकि गोल्ड में केवल 6% की ही वृद्धि हुई थी। इन दोनों मेटल के बीच अंतर का एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र वॉलेटिलिटी है। आप देखते हैं कि सिल्वर की कीमत गोल्ड की तुलना में काफी अधिक वॉलेटाइल है, क्योंकि इसका मार्केट छोटा है, मार्केट लिक्विडिटी कम है और डिमांड में उतार चढ़ाव है जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ मेल खाता है। उस पर्सपेक्टिव में सिल्वर एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर होने के बावजूद चुने हुए क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए सही एंट्री और एग्जिट प्राइस को कैच करना महत्वपूर्ण बना देता है। गोल्ड और सिल्वर के बीच तीसरा अंतर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की उनकी यूटिलिटी को लेकर है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां गोल्ड सिल्वर को मात दे देता है, क्योंकि गोल्ड इक्विटी के अगेंस्ट एक अच्छा हेज है, जबकि सिल्वर का स्टॉक मार्केट के साथ कमजोर लेकिन पॉजिटिव संबंध है। नंबर में गोल्ड और निफ्टी के बीच का कोरिलेशन -23 है, जबकि सिल्वर और निफ्टी के बीच का कोरिलेशन +3 है, जो गोल्ड को एक अधिक ताकतवर डाइवर्सिफायर बना देता है। एक फाइनल एरिया जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर का रेशियो है, जिसे सिल्वर के करंट प्राइस द्वारा गोल्ड की वर्तमान कीमत को विभाजित करके कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 4,964 रुपए थी, जबकि 1 ग्राम सिल्वर की कीमत 61 रुपए थी। इसलिए 4,964 को 61 द्वारा डिवाइड किए जाने पर गोल्ड सिल्वर का रेशियो 81 का प्राप्त होता है। यह वो रेशियो है जो बेशकीमती मेटल ट्रेड्स के बीच काफी पॉपुलर है, जो अक्सर इसका उपयोग एक मेटल पर लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए तथा दूसरे मेटल्स पर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए करते हैं। इसलिए जब यह रेशियो हाई होता है, जैसा कि हमने 2020 के मार्च में देखा, तो यह ट्रेडर्स के लिए एक सिग्नल है कि गोल्ड के प्राइस में सिल्वर के प्राइस की तुलना में कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद ही ट्रेडर्स सिल्वर खरीदने का फैसला करता है और गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन लेता है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से रेशियो का लॉन्ग टर्म एवरेज 60 के मार्क के आसपास रहा है। इसलिए जब यह रेशियो 60 से ऊपर चला जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यह संकेत देता है कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है और संभवतः गोल्ड ओवर वैल्यूड है। वास्तव में हम लोग पीक को पिन पॉइंट कर सकते हैं जब गोल्ड सिल्वर रेशियो अपने सर्वोच्च स्तर पर रहता है। इसके साथ इनमें से प्रत्येक पीक इकोनॉमिक रिसेशन के अनुरूप होगा। बेशक मुझे यहां बताना होगा कि गोल्ड और सिल्वर की ये रिलेटिव प्राइस इन मेटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विशेष रूप से सिल्वर के लिए सच है, क्योंकि इसके लिए डिमांड केवल वैल्यू का एक स्टोर पर आधारित नहीं है, जैसा कि गोल्ड के मामले में है, बल्कि सिल्वर के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो सिल्वर की प्राइसिंग को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर भी गोल्ड सिल्वर का रेशियो कुछ ऐसा है जिस पर लोगों की नजर रहती है और इसकी समझ कोई बुरी बात नहीं है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ETF एवं ETF फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर करती हैं। इसलिए संक्षेप में ETF ही प्राइमरी प्रोडक्ट है जिसे किसी डीमैट अकाउंट के साथ खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फंड ऑफ फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एक सिल्वर ETF क्या है। बहुत सरल रूप में यह एक ETF है जो वास्तव में सिल्वर को उसके फिजिकल रूप में होल्ड करके उसके प्राइस को ट्रैक करता है। अब जिस प्राइस को ये सिल्वर ETF ट्रैक करते हैं वो सिल्वर की डोमेस्टिक प्राइस है, जो LBMA सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग प्राइस पर बेस्ड होते हैं। हम इनकी बारीकियों में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत आसान शब्दों में कहें तो LBMA का अर्थ होता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, और ये सिल्वर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बेंचमार्क प्राइस प्रोवाइड करता है। LBMA सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग प्राइस को ही सिल्वर के तीनों ETF अर्थात ICICI प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया तथा आदित्य बिरला सन लाइफ अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं।
प्राइस मूवमेंट के अतिरिक्त ETF तथा फंड ऑफ फंड्स एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। सिल्वर में फिजिकल या फाइनेंशियल मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस सेक्शन में हम कुछ लाभों और सीमाओं को देखेंगे जो सिल्वर की फाइनेंशियल बाइंग में शामिल हैं। सबसे पहले, सिल्वर की प्योरिटी के बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है कि किसी शॉप से सिल्वर खरीदने के विपरीत फंड हाउस मेटल की सबसे प्योर क्वालिटी की खरीद करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि इसका प्रॉपर स्टोरेज हो। इसके अतिरिक्त फंड ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सिल्वर पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हो, जिसमें फायर, चोरी और दूसरी आपदाओं के खिलाफ आवश्यक बीमा का ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल रूप में सिल्वर को कम से कम 100 रुपए के मिनिमम योगदान के साथ कम मात्रा में भी खरीदा जा सकता है। ETF तथा फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से खरीदे गए सिल्वर पर कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता। अगर आप इसे FOF मोड में खरीद रहे हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर सिल्वर को फाइनेंशियल मोड में ट्रांजैक्ट किया जाता है तो और अधिक लिक्विडिटी होती है, लेकिन सिल्वर के फाइनेंशियल मोड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली चिंता लिक्विडिटी फ्रंट पर है। अब लिक्विडिटी एक इन्वेस्टमेंट में उस सुविधा को रेफर करती है जिसके साथ कोई किसी इन्वेस्टमेंट को जब और जहां चाहे खरीद या बेच सकता है। चूंकि सिल्वर ETF भारत में एक नया प्रोडक्ट है, यह पूरी तरह संभव है कि इसके लिए जागरूकता पैदा करने तथा लोगों को उनमें इन्वेस्ट करने में कुछ समय लग सकता है। उस मामले में निकट अवधि में लिक्विडिटी कम होगी और इसका एक परिणाम यह होगा कि आप अपने यूनिट्स को कभी कभार सेल कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, या जब तक लिक्विडिटी में सुधार नहीं होता आपको अपनी होल्डिंग डिस्काउंट पर बेचनी पड़ सकती है। एक दूसरी चुनौती जो सिल्वर ETF तथा फंड ऑफ फंड्स के साथ बनी रह सकती है वो है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर ETF के परफॉर्मेंस में इसके द्वारा ट्रैक किए जाने वाले बेंचमार्क की तुलना में अंतर को एक्सप्लेन करती है। ये ट्रैकिंग एरर फंड की कैश होल्डिंग्स, सिल्वर की खरीद या बिक्री में डिले या एक्सपेंसेस के कारण पैदा होती हैं, और अगर ठीक से मैनेज नहीं की गई तो इनकी काफ़ी बड़ी संख्या हो सकती है। हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैकिंग एरर होंगी, लेकिन एक नियम के रूप में हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जाना बेहतर होता है जो लो ट्रैकिंग एरर के साथ आती है। ETF की खरीद के लिए एक डीमैट तथा ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करने की जरूरत होती है। जिन इन्वेस्टर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो ETF फंड ऑफ फंड स्कीम के माध्यम से यूनिट की खरीद कर सकते हैं, जिन्हें सुविधाजनक तरीके से ET मनी ऐप पर परचेज किया जा सकता है। अब इन मोड में से किसी के माध्यम से भी इन्वेस्ट करने का फैसला करते समय आपको दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला एक्सपेंस रेशियो है और ETF का लगभग हमेशा FOF की तुलना में लोअर एक्सपेंस रेशियो रहता है। लेकिन चूंकि सिल्वर एक बिल्कुल नया वर्ग है, हमारे पास ETF तथा FOF के चार्ज स्ट्रक्चर के बारे में करंट जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके बारे में और अधिक लर्न कर लेते हैं, हम निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अपडेट कर देंगे। ये फिर हमें दूसरे कंसिडरेशन पर लाता है और वो है लिक्विडिटी, यानी ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। हम पहले ही बता चुके हैं कि सिल्वर ETF शुरू में मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम से जूझ सकता है, जो किसी इन्वेस्टर की किसी डिजायर्ड प्राइस में एंटर या एग्जिट करने की क्षमता को और अधिक बाधित कर सकती है। और उस कॉन्टेक्स्ट में FOF मोड के लिए ऑप्ट करना इस समस्या से बाहर निकलने का एक रास्ता है, क्योंकि यूनिट्स को सीधे फंड हाउसेस के साथ खरीदा या बेचा जा सकता है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें यूजर्स को FOF स्ट्रक्चर के साथ शुरू करने का सुझाव दिया गया था, और जैसे ही लिक्विडिटी लेवल और ट्रैकिंग एरर स्थिर हो जाते हैं तब इन्वेस्टर ETF स्ट्रक्चर में मूव करने को इवैल्यूएट कर सकता है। इसमें बहुत समझदारी है, इसलिए शायद आप इस रास्ते को एक्सप्लोर करें। सिल्वर ETF और फंड ऑफ फंड से प्राप्त किसी भी गेन को शॉर्ट टर्म माना जाएगा और इन्हें परचेज के 3 वर्षों के भीतर बेच दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म गेन आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और इसलिए इन पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। 3 वर्षों के बाद इन इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त गेन को लॉन्ग टर्म माना जाता है और इन पर 20% प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का टैक्स लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपका नेट टैक्स 20% से काफी कम होगा।
अगर आप इक्विटीज, डेट, रियल एस्टेट, शेयर, इंटरनेशनल फंड, गोल्ड, सिल्वर आदि जैसे विभिन्न कैटेगरी में कैपिटल गेन टैक्स पर एक रिफ्रेशर चाहते हैं तो और अधिक डिटेल के लिए इस टॉपिक पर हमारा वीडियो जरूर देखिए। सभी कुछ पर विचार करने के बाद असली सवाल जिसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि किसी को सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या सिल्वर एक यूजफुल मेटल है? हाँ, ये है। क्या सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है? हाँ, डिमांड बढ़ रही है और हमने उस पर कुछ डेटा प्रेजेंट किए। क्या सिल्वर ने पास में अच्छा परफॉर्म किया है? ठीक है, हाँ और ना, और इसलिए हो सकता है कई फाइनेंशियल प्लानर्स इससे ज्यादातर टैक्टिकल बेट कह सकते हैं। क्या सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अच्छा है? हो सकता है अच्छा हो, लेकिन यह उतना अच्छा डाइवर्सिफायर नहीं है जितना कि गोल्ड। और आखिरकार क्या सिल्वर के प्राइस ट्रेंड अप हो रहे हैं? ईमानदारी से कोई भी इसे गेस कर सकता है, लेकिन उम्मीद यह है कि हम आपको एक असेसमेंट करने या कम से कम यह समझाने के लिए कि जवाबों के लिए कहां देखा जाए, आपको पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम रहे हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया जरूर लाइक बटन पर टैप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूं कि एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.